हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन भारत की जलवायु का ऋतुवत जो दशाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। कल की क्लास में अपन ने भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, उसके बारे में कौन कौन से जो संकल्पनाएं आई है उसके बारे में चर्चा की है। उनमें जो नवीन अवधारणाएँ हैं, नवीन संकल्पनाएँ हैं, जिसमें जेट स्ट्रीम का जो प्रभाव है और जो तिब्बत के पठार का जो क्या प्रभाव रहता है, इसके अलावा एल नीनो है उसका क्या प्रभाव रहता है। तो मित्रों, एल नीनो क्या है इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। एल नीनो एक पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू तट के पास गर्म जल की धारा है और ये गर्म जल की धारा सामान्य स्थितियों में प्रवाहित नहीं होती है। जब भी 3-4 साल के बाद में ये स्थिति में सामान्य स्थिति में परिवर्तन होती है, तब एल नीनो की धारा यानी प्रवाहित होती है। एल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव है, तो एक डायग्राम से अपन समझते हैं कि मित्रों, ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और ये प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर का ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है। तो प्रशांत महासागर का जो पूर्वी भाग है, यहाँ इस पूर्वी भाग के पेरू तट, और ये चिली द्वीप है, ये पेरू देश है, इसके ऊपर इक्वेडोर है। इस पेरू देश के तट पर और चिली देश के तट पर दक्षिण से एक ठंडे जल की धारा बहती है। इस ठंडे पानी की जल धारा को पेरू धारा या इसका दूसरा नाम है हम्बोल्ट की धारा के नाम से जाना जाता है। क्यों इसको हम्बोल्ट की धारा इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम्बोल्ट जो जर्मन यानी कि वैज्ञानिक था, वो यहाँ पेरू तट और इक्वेडोर के आसपास घूमने आया था और उसी के नाम पे इसको हम्बोल्ट की धारा का नाम भी जाना जाता है। तो जब सामान्य स्थिति होती है, मतलब एल नीनो नहीं होता है, तब इस दक्षिणी प्रशांत महासागर से इस दक्षिणी अमेरिका के जो पश्चिमी तट है, इसके सहारे और पूर्वी प्रशांत महासागर का जो पूर्वी भाग है, इसके सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर एक ठंडे पानी की जलधारा बहती है। उसका नाम है पेरू धारा या हम्बोल्ट धारा। और ये ठंडे पानी की जलधारा जब ये पेरू तट पर पहुंचती है, तब ये नीचे से ठंडे जल का अपहेलिंग होता है, उद्वेलन होता है, और इसकी वजह से पेरू तट के आसपास खूब सारे मछलियों के जो भोजन के लिए प्लैंकटन होते हैं, पलवक होते हैं, वो पलवक पनपते हैं और यहाँ खूब सारी मछलियाँ पाई जाती है। पेरू और इक्वेडोर क्षेत्रवासियों के लिए ये ठंडे जल की धारा है वो बहुत अनुकूलन हुआ करती है, उनके लिए सघन मछली उत्पादन क्षेत्र को तैयार करती है, क्योंकि ये ठंडा जल नीचे से अपहेलिंग होता है और इन ठंडे जल की वजह से मछलियों का भोजन जो पलवक है वो खूब सारा पनपता है और वहाँ बहुत सारी मत्स्य यानी मछली का उत्पादन होता है। इस स्थिति को अपन सामान्य स्थिति कहते हैं, या यूँ कहे कि ला नीनो के नाम से भी जाना जा सकता है। इस समय भारतीय मानसून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि मित्रों, जब ये पेरू धारा या हम्बोल्ट धारा यहाँ प्रवाहित होती है सामान्य स्थिति में, तब प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग का जो यानी पानी है वो ठंडा रहता है और यहाँ हाई प्रेशर रहता है, यानी अधिक वायु दाब रहता है। ये अधिक वायु दाब इस भूमध्य रेखा के दक्षिण से आने वाली जो व्यापारिक पवनें हैं, उन व्यापारिक पवनों को धकेलने का काम करता है और ये धकेली हुई व्यापारिक पवनें हैं वो इधर से मुड़ करके भारतीय मानसून के लिए एक अनुकूलन दशाएं पैदा करती है और उस समय यानी कि भारतीय मानसून सशक्त और मजबूत होता है, क्योंकि पेरू तट के पास जो
हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों को धकेलने का काम करता है और ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें हिंद महासागर में आकर के भारतीय मानसून को सशक्त और मजबूत बनाती है। लेकिन जब स्थिति 4-5 साल के बाद विपरीत हो जाती है, तब यहाँ जो ठंडा पानी बह रहा था वहाँ से ये जो विषुवत रेखा है इसके सहारे सारे पूर्व से पश्चिम में सामान्य स्थितियों में एक धारा बहती है जिसको दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा कहते हैं, और इसके उत्तर में एक उत्तर विषुवत रेखीय धारा बहती है। जब ला नीनो या एल नीनो विकसित होता है उस समय ये जो दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा है ये धारा उत्तर से दक्षिण की ओर इस पेरू धारा की जगह ले लेती है और इस ठंडे पानी को धकेल कर नीचे की ओर धकेल लिया जाता है और पेरू तट के आसपास प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पेरू तट पर प्रशांत महासागर का पानी गर्म हो जाता है। ये गर्म हो जाना ही अपने आप में एल नीनो धारा का प्रभाव कहलाता है। इस पेरू तट के पास प्रशांत महासागर का पानी गर्म हो जाने के कारण यहाँ वायु दाब कम हो जाता है, अर्थात लो प्रेशर बनता है। ये जो लो प्रेशर बनता है यहाँ, और इधर ऑस्ट्रेलिया के पास ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया है। ये जो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया है इसके पास यानी हाई प्रेशर का जोन बनता है। तो मित्रों ये हाई प्रेशर का जोन यहाँ से इन हवाओं को धकेलता है, ऊपर उठती है और वापस ऊपर उठ के पेरू तट के आसपास ये हवाएं नीचे उतरती है। इधर से दक्षिणी पूर्वी जो व्यापारिक पवनें होती है ये पवनें भी स्थल से आती है, इसीलिए ये लो प्रेशर का जोन अपनी ओर आकर्षित करता है और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें जो हिंद महासागर की ओर जानी चाहिए और भारतीय मानसून को एक मजबूत और सशक्त यानी कि बनाने में मदद करती है, वो पेरू तट की ओर खिसक जाती है, जिसके कारण भारतीय मानसून कमज़ोर पड़ने लगता है और सूखे की स्थिति हो जाती है। यहाँ तापमान बढ़ जाता है जिसकी वजह से यहाँ खूब बादल बनते हैं, आर्द्रता बढ़ती है और वायुमंडल में आर्द्रता की वजह से बादल बनते हैं। पेरू और इक्वेडोर और ये कोलंबिया इस क्षेत्र में घनी बारिश होती है। ये घनी बारिश पेरू तट वालों के लिए नुकसानदायक होती है। यहाँ बाढ़ के हालात पैदा हो जाते हैं। कब? जब एल नीनो बनता है और उस समय इन के अंदर पानी गर्म होने की वजह से पेरू तट के आसपास सारे प्रशांत महासागर की मछलियाँ जो थी वो यानी कि पेरू तट के पास में जो पूर्वी प्रशांत महासागर के तट पर जो मछलियाँ थी वो मर जाती है और पेरू तटवासियों के लिए ये बहुत नुकसान होता है। इसीलिए पेरू तट वाले हमेशा कहते हैं कि हमारे लिए एल नीनो नुकसानदायक होता है, अर्थात एल नीनो की अपेक्षा बारिश या तूफ़ान बाढ़ की अपेक्षा सूखा अच्छा होता है, क्योंकि उनके लिए ये सूखा मछलियाँ पैदा करने या मत्स्य उद्योग को बढ़ावा मिलता है। तो इस एल नीनो की वजह से यहाँ लो प्रेशर का जोन विकसित हो जाता है, पूर्वी प्रशांत महासागर का पानी गर्म हो जाता है और जिसकी वजह से दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं हैं इन लो प्रेशर की ओर खिसकती है और भारतीय मानसून को कमज़ोर कर देती है। यहाँ जो हाई प्रेशर बनता है ये हाई प्रेशर भी दक्षिणी पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं हिंद महासागर की वो भी धकेल करके खिसक करके यानी कि पूर्वी प्रशांत तट पर चली जाती है और भारतीय मानसून एक कमज़ोर पड़ जाता है, जिससे दक्षिणी पूर्वी एशिया दक्षिणी मध्य एशिया के अंदर सूखे की हालात बन जाती है। इस प्रभाव को इस प्रक्रिया को एल नीनो प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अब अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे भारत की जलवायु की जो ऋतुवत दशाएं हैं। भारतीय जलवायु को अपन ऋतु के अनुसार पढ़ते हैं
हमारे जलवायु वैज्ञानिकों ने ग्रीष्म यानी कि भारतीय जलवायु के अंदर 4 ऋतुओं में विभाजित किया है, जिसमें पहली है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून के मध्य है, और उसके बाद में वर्षा ऋतु है, वो मध्य जून से मध्य सितंबर के मध्य कहलाती है। शरद ऋतु है, शरद ऋतु मध्य सितंबर से मध्य नवंबर के मध्य होती है, और शरद ऋतु के बाद में शीत ऋतु आती है, जो मध्य नवंबर से मध्य मार्च के बीच में रहती है। इन ऋतुवत जो दशाएं हैं, इसमें जलवायु में क्या परिवर्तन होता है, और इनमें जो जलवायु और मौसम की दशाएं हैं, तापमान है, आर्द्रता है, वायुदाब है, पवनों की दिशा है, वर्षा है, इसमें क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु लेते हैं। मित्रों, ग्रीष्म ऋतु जो बसंत विषुव है के उपरांत कर्क रेखा की ओर अग्रसर होने लगता है। बसंत विषुव यानी जब सूर्य उत्तरायण की ओर यानी अग्रसर होता है, तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने लगती है, और उस समय भारत उत्तरी गोलार्ध के अंदर ग्रीष्म ऋतु आरंभ हो जाती है, जिससे परिध्रुवीय वात चक्र होता है वो कमज़ोर होने लगता है, और तापीय उष्मन से उत्तर पश्चिमी भारत के धरातल पर निम्न वायुदाब बन जाता है। परंतु जेट स्ट्रीम के हिमालय के दक्षिण में अवस्थित होने के कारण ऊपरी वायुमंडल में गतिक चक्रवात क्रियाशील होते हैं। जैसे ही जेट स्ट्रीम यानी जो जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा है वो हिमालय के दक्षिण में अवस्थित होती है, तो उस समय वायुमंडल में चक्रवात बनने लगते हैं। इससे धरातलीय निम्न वायुदाब आरोही प्रवाह और वर्षा करने में सक्षम नहीं हो पाता है, और ये निम्न वायुदाब है जो धरातल पर बना है गर्मी के मौसम में, ये आरोह प्रवाह यानी नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होने के कारण वर्षा करने में सक्षम नहीं हो पाता है। यदि ग्रीष्म ऋतु में तापमान की बात करें, तो इस ऋतु के दौरान तापमान में निरंतर वृद्धि देखी जाती है। अप्रैल तक सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय क्षेत्र का औसत अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मई माह में राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और दक्षिणी पंजाब, हरियाणा में भी औसत अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। श्री गंगानगर जो राजस्थान में लगभग कभी कभी 54 डिग्री सेल्सियस तक भी तापमान पहुंच जाता है। मई महीने में औसत दैनिक न्यूनतम तापमान काफ़ी ऊंचा रहता है, और यहाँ कभी कभी 26 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। दक्षिणी भारत में उत्तर भारत की तुलना तापमान कम रहता है। इस प्रकार पूर्वी भारत और पहाड़ी क्षेत्रों में भी तापमान कम पाया जाता है। उत्तर भारत का औसत तापमान गर्मियों के मौसम में 30 से 32 डिग्री होता है। दक्षिणी भारत का औसत तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस होता है। इस काल में उत्तर पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब का जो केंद्र बनता है तथा मानसूनी द्रोणी यानी गृत का विकास भी होता है। ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय चक्रवातों से वर्षा भी होती है, और इन वर्षा को अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मानसून पूर्व की तेज आंधी के साथ में होने वाली जो वर्षा है उसको वज्र तूफान कहा जाता है। ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वज्र तूफान क्या होता है। तो गर्मी के मौसम में मानसून पूर्व की जो वर्षा होती है वो तेज़ आंधी के साथ में होती है, और उसको वज्र तूफान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु के अंदर इस अलग अलग स्थानों पर स्थानीय नामों से इन वर्षा को जाना जाता है। जैसे
गर्मी के मौसम में दक्षिणी भारत जहाँ केरल है वहाँ होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। कर्नाटक में इसे फूलों की बौछार या चेरी ब्लॉसम कहते हैं। और पश्चिमी बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में गर्मी में होने वाली बारिश को काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। असम में इसे बारडो चिल्ला के नाम से जाना जाता है, टी शॉवर के नाम से जाना जाता है। और उत्तर भारत में इसे नॉर्वेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में तापीय भूमध्य रेखा उत्तर की ओर खिसक जाती है और ITC-Z जो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थिर हो जाता है। इस समय चलने वाली स्थानीय गर्म हवाएं को लू भी कहते हैं। यानी उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर इस समय जो मई और जून के अंदर स्थानीय पवन चलती है, इन स्थानीय गर्म हवा को लू के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी तीव्रता दिल्ली से पटना तक भी हो जाती है। अब ग्रीष्म ऋतु के बाद में वर्षा काल आता है। वर्षा ऋतु आती है जो मध्य जून से मध्य सितंबर तक होती है। इस ऋतु में कुल वर्षा का लगभग 75% भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है, 13% भाग लौटते हुए मानसून से होता है और 2% भाग उत्तरी पूर्वी मानसून से होता है। 10% भाग यानी मानसून पूर्व से बारिश के द्वारा होता है। भारत की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 118.7 सेमी या RBSC बुक के अनुसार 110 सेमी है। वर्षा काल में भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ज़्यादातर वर्षा होती है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वर्षा ग्रीष्म काल में भी होती है। इसीलिए इसे दक्षिणी पश्चिमी ग्रीष्मकालीन मानसून या इस ऋतु को मानसून काल भी कहा जाता है। तो मित्रों, दक्षिणी पश्चिमी जो ग्रीष्मकालीन मानसून है उसको अपन 2 शाखाओं में विभाजित कर सकते हैं, अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। मानसून की उत्पत्ति दक्षिणी हिंद महासागर में लगभग 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य होती है और सामान्यतः इसकी उत्पत्ति का केंद्र मेडागास्कर द्वीप के पास यानी मैस्करनीज उच्च को नाम से मैस्करनीज उच्च को माना जाता है। यानी कि सामान्यतः इसकी उत्पत्ति है वो मेडागास्कर द्वीप के पास मैस्करनीज उच्च के नाम से जाना जाता है। यहाँ से उठने वाली हवाएं भारतीय द्वीप तक आते आते दक्षिणी पश्चिमी हो जाती है। प्रायद्वीपीय जो यानी तटीय आकारी की स्थिति के कारण 2 भागों में ये बंट जाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण 2 भागों में बंट जाता है, एक अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल खाड़ी की शाखा। अरब सागरीय शाखा को अपन यानी 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें मानसून का प्रथम यानी जो भाग है अरब सागरीय शाखा का जो 3 रूप है उसमें मानसून का प्रथम आगमन है ये मालाबार तट केरल में होता है और यहाँ ये शाखा पश्चिमी घाट से टकराकर तीव्र वर्षा करती है जिसे मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। इसके ठीक विपरीत ढाल पर यानी कि पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर वर्षा नहीं होती है या बहुत कम होती है। इसे वृष्टि साया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और दूसरा यानी भाग है वो दर्रा और नर्मदा तापी घाटियों से होता हुआ छोटा नागपुर के पठार तक जाता है। मध्यवर्ती मैदान में ये पूर्वी शाखा से मिल जाता है। और इसका जो तीसरा भाग है अरब सागरीय शाखा का तीसरा भाग सौराष्ट्र प्रायद्वीप से होते हुए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से होकर धर्मशाला जो मध्य प्रदेश में है वहाँ यानी कि अत्यधिक वर्षा करता है। तो ये जो अरब सागरीय शाखा के 3 भाग थे। बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है तो ये शाखा अराकान योमा जो पहाड़ी है म्यांमार के अंदर
और तथा पूर्वोत्तर हिमालय से बाधित होने के कारण हिमालय की तलहटी के सहारे पश्चिम की ओर बढ़ती है और इसे पूर्वी शाखा या पूर्वाह्या कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत में ये सर्वाधिक वर्षा करती है। मासिनराम विश्व की सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है और ये खासी की पहाड़ी में स्थित है। तो मेघालय के अंदर गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियाँ हैं, उसमें खासी की पहाड़ियों में आया हुआ मासिनराम, जहाँ लगभग एक साल में 1080 सेमी वार्षिक वर्षा होती है। पूर्वी शाखा मध्यवर्ती मैदान से अरब सागरीय शाखा में मिल जाती है। इस प्रकार यानी कि बंगाल की खाड़ी की से भी भारत में अधिक क्षेत्रों में वर्षा होती है।